हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू पीसीएस क्रक्स। तो हम कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी। लास्ट क्लास में हमने एससीओ किया था। अगर आपको अंतर्राष्ट्रीय संगठन देखना है अच्छी तरह से, ए टू जेड कवर किए हैं, सारे फैक्ट्स और सारे समिट्स और इम्पोर्टेंट डेट्स सब कुछ उनमें मेंशन है, तो आप जाकर देख सकते हैं चैनल पर। तो अभी हम करेंगे इंडियन पॉलिटी, जो कि हम कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लास्ट क्लास में हमने आर्टिकल 124 कवर किया था, जो कि सुप्रीम कोर्ट का पार्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट, जैसा कि आपको पता है, 124 से 147 आर्टिकल्स में मैंशनड है। ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने आर्टिकल 124 कर लिया था, आज हम करेंगे आर्टिकल 125। तो दोस्तों, 125 आर्टिकल बात करता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी की, जो कि दूसरी अनुसूची में मैंशनड है और संचित निधि पर भारित है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस, उनकी जो सैलरी है वो संचित निधि पर भारित है। इसीलिए हमारी जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र रह पाती है, क्योंकि ये संचित निधि पर भारित है। सरकार पर भारित नहीं है, ऑटोमेटिकली निकल जाती है इनकी सैलरी संचित निधि से। ठीक है, दूसरी अनुसूची में ये मैंशनड है। अब आपके दिमाग में आया होगा कि सीजीआई और जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनकी क्या तनख्वाह रहती होगी। तो ये अच्छा सवाल है, मेरे दिमाग में भी आया, इसलिए मैंने यहाँ से निकाला कि जो सीजीआई की सैलरी है फिलहाल वो 2.8 लैक्स है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के जज की जो सैलरी है वो 2.5 लाख है, यानी कि गैप है 30,000 का। तो अगर आपको इस एरिया में जाना है, जज बनना है, जुडिशरी का एग्ज़ाम क्लियर कीजिए तो जज बन सकते हो आप, और आप भी इस सैलरी के हकदार हो सकते हो। सिर्फ सैलरी नहीं मिलती, बहुत सारे पर्क्स भी हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी हैं जो कि एक जज को मिलती है। कई बार कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा पावरफुल जॉब है जज। एक सेशन और या डिस्ट्रिक्ट जज जो होता है वो भी पावरफुल होता है एक आईएएस से। ठीक है, वो झुका सकता है अपने सामने। एनीवेज, अब बात करते हैं आर्टिकल 126। 126 बात करता है एक्टिंग सीजीआई के बारे में। एक्टिंग सीजीआई यानी कि ऐसी स्थिति में प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं एक्टिंग सीजीआई को जब वैकेंसी जो है खाली होती है, या सीजीआई एब्सेंट है अपनी सीट से, या वो अक्षम है। तो ऐसी स्थिति में प्रेसिडेंट को ये हक है, अधिकार देता है आर्टिकल 126, कि वो सुप्रीम कोर्ट के जो अन्य जजेस हैं उनमें से किसी को भी सीजीआई बना सकते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। देन बात होती है आर्टिकल 127 में एडहोक जजेस की। तो एडहोक जजेस जो है वो तब लगाए जाते हैं, देखिए आप, एडहोक का मतलब एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट पर, है ना, यानी कि बाहर से लाए जाते हैं विधिवेता, उनको जज बनाया जाता है। ठीक है, तो जब गणपूर्ति नहीं होती तो ऐसी स्थिति में, जैसे आपको पता है कोरम इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बैठक या किसी भी फैसले के लिए, तो जब कमी हो जाती है तो गणपूर्ति ना होने की स्थिति में ये एडहोक जजेस नियुक्त किए जाते हैं बाय सीजेआई। लेकिन सीजेआई अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, प्रेसिडेंट की अनुमति से अपॉइंटमेंट होती है। इसी तरह से हाई कोर्ट में भी इस तरह की अपॉइंटमेंट्स होती है एडहोक जजेस की, लेकिन वहां पर अनुमति प्रेसिडेंट से नहीं, ना कि गवर्नर से, बल्कि सीजीआई की अनुमति से हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनसे अनुमति लेते हैं, तब हाई कोर्ट में वो एडहोक जजेस को नियुक्त करते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया। देन आर्टिकल 128, ये रिटायर्ड जज की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में करने के संदर्भ में है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, वो अपॉइंटमेंट करते हैं रिटायर्ड ऑफिशियल्स की, है ना, या फिर उनको एक्सटेंशंस दे देते हैं। लेकिन जब एक्सटेंशंस देते हैं या रिटायर्ड ऑफिसर्स को नियुक्त करते हैं तो उनको जो सैलरी होती है वो पूरी नहीं मिलती, वो कम मिलती है, क्योंकि वो तो रिटायर हो चुके हैं ना, तो उनको सारे इमोल्यूमेंट्स मिल चुके हैं ऑलरेडी। अब उनकी सेवा ली जा रही है तो उनको एक नॉमिनल सैलरी दी जाती है। ठीक है, एक नॉमिनल सैलरी दी जाती है। तो इस तरह से इंस्टीट्यूशन पर जो वित्तीय बोझ है वो कम हो जाता है। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट पर भी वित्तीय बोझ कम हो जाता है अगर वो रिटायर्ड जज की नियुक्ति करते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि सीजीआई जो है वो अपनी मर्जी से ये नहीं कर सकते हैं, नहीं तो फिर इसमें तो दिक्कत हो जाएगी ना, कि अपने अपने हिसाब से सीजीआई कभी भी किसी को भी नियुक्त कर देंगे। यहाँ पर प्रेसिडेंट की अनुमति इम्पोर्टेंट या कंपलसरी हो जाती है। ठीक है, और वो कंपलसरी यानी कि बिल्कुल आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, प्रेसिडेंट की अनुमति अनिवार्य है। ठीक है, और ऐसी अपॉइंटमेंट सिर्फ 2 वर्ष के लिए होगी। यार ये तो अंडरस्टूड है, क्योंकि देखो रिटायर्ड जज है यानी कि वो 65 का तो ऑलरेडी है, तो +2 तो 67, अगर वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं। अगर वो हाई कोर्ट से लिए हैं तो भी वो 62 + 2 हो जाएगा, तो वो 64 तक ही काम कर सकते हैं ना।
तो इसलिए 2 वर्ष सफिशिएंट है। उसके बाद वेतन जो है वही मिलता है उनको जो राष्ट्रपति तय, ज़्यादातर ये नॉमिनल होता है, ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। शक्तियाँ लेकिन बिल्कुल सेम होती है जो बाकी के एससी यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, उनके ही समान उनको शक्तियाँ प्राप्त होती है। ओके। अब थोड़ी-सी बात कर लेते हैं इम्पीचमेंट या महाअभियोग की। तो वैसे तो मैंने इम्पीचमेंट की जो प्रक्रिया है वो पीछे समझाई हुई है। अगर आप लास्ट की क्लासेस देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। लेकिन चलिए अभी थोड़ा-सा हम ज़िक्र कर देते हैं। इम्पीचमेंट की जो प्रक्रिया हमारे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजेस के ऊपर लगती है। जब वो अक्षम होते हैं या उनको करप्शन वगैरह में वो फँस जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में या तो वो खुद इस्तीफ़ा दे देते हैं, लेकिन जब कई बार जजेस इस्तीफ़ा नहीं देते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनको हटाना मुश्किल है। तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने इम्पीचमेंट की प्रक्रिया का प्रावधान किया है, जिससे कि सरकार अपनी मनमानी भी ना कर सके कि किसी भी जज को हटा दे वो ईज़िली। लेकिन ऐसा भी ना हो कि जज कुछ भी करता रहे, उसको हटाना ही मुश्किल हो जाए या वो हटे ही ना। तो उसका जो बीच का रास्ता निकाला था हमारे संविधान निर्माताओं ने, वो था इम्पीचमेंट। तो किसी के साथ भी धोखा या देश के लोगों को पारदर्शिता दिखे, ठीक है? तो इम्पीचमेंट की जो प्रक्रिया है, वो किसी भी हाउस में हो सकती है, या तो हाउस 1 में या हाउस 2 में, कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है। मान लो हाउस 1 लोकसभा है और हाउस 2 राज्यसभा है, तो कहीं से भी ये स्टार्ट हो सकती है। पहले तो नोटिस दिया जाता है जिस जज के खिलाफ ये लाया जा रहा है, ठीक है? 14 दिन पहले। फिर यहाँ अगर लोकसभा में तो 100 और अगर राज्यसभा है वहाँ पे 50 जो मेंबर्स हैं, वो उस बिल पर पूरा स्थापित करने से पहले साइन करेंगे, ठीक है? फिर उसके बाद उन्होंने साइन कर दिया, फिर जाँच समितियाँ बैठती हैं। तो जाँच समितियाँ या जाँच समिति बैठेगी, अगर उन्होंने जाँच सही पाई कि जो इनके ऊपर आरोप लगा है वो बिल्कुल सही है, फिर उसके बाद उस पर बहस होती है। फिर उसके बाद उसके ऊपर बहस भी नहीं, मतदान कह सकते हो, सीधा मतदान होता है। फिर अगर मतदान हो जाता है तो वो पारित हो जाता है। पारित होने के बाद सेकंड हाउस में चला जाता है और वहाँ से भी यही प्रक्रिया होती है। फिर प्रेज़िडेंट के साइन हो जाते हैं, इस तरह से इम्पीचमेंट की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, ठीक है? लेकिन यहाँ याद रखने की बात ये है कि अभी तक किसी भी जज के खिलाफ इम्पीचमेंट की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। ऐसा इसलिए प्रक्रिया पूरी हो सकती थी, अभी तक सिर्फ 3 जजेस हैं जिनके खिलाफ इम्पीचमेंट लेकर आया जा सका है। इसके पीछे ये नहीं है कि करप्टेड जजेस नहीं रहे हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जैसे ही उनको भनक लगती है कि सरकार जो है वो इम्पीचमेंट शुरू कर सकती है, तो वो पहले से ही क्या देते हैं, इस्तीफ़ा दे देते हैं। तो इसलिए उनके खिलाफ इम्पीचमेंट की प्रक्रिया शुरू ही नहीं हो पाती है। लेकिन 3 जजेस ऐसे रहे हैं जिन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया था। इम्पीचमेंट इनके खिलाफ शुरू हुआ, लेकिन जैसे इम्पीचमेंट शुरू हुआ तो जब वी रामास्वामी जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज थे 1993 में, जाँच समिति ने सही पाया था, उसके बाद इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। ठीक है? तो आगे की प्रक्रिया वहीं पे रुक गई क्योंकि ये इस्तीफ़ा उनको हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ी ना, वो तो ऑटोमैटिक मतलब पहले ही हट गए, अपनी मर्ज़ी से ही। तो ये प्रक्रिया यहीं पे समाप्त हो गई। फिर सौमित्र सेन जो कि कोलकाता हाई कोर्ट के जज थे 2011 में, उनके खिलाफ राज्यसभा से भी पास हो गया था इम्पीचमेंट का बिल, तो उन्होंने यहाँ पे इस्तीफ़ा दे दिया। तो ये प्रक्रिया यहाँ पर भी पूरी नहीं हुई, उससे पहले ही इन्होंने अपनी जगह छोड़ दी। फिर पीडी दिवाकरन जो कि सिक्किम हाई कोर्ट के जज थे, इनके खिलाफ भी इम्पीचमेंट की प्रक्रिया शुरू हुई, तो इन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया। ठीक है? तो आप देखेंगे तीनों नाम आप याद कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट है। वी रामास्वामी जो कि सुप्रीम कोर्ट के थे, ठीक है? अब देखो ये स्वामी ही है, तो सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट के साथ एसोसिएट कर लो। अब सौमित्र सेन है, नाम से ही पता चल रहा है कोलकाता के होंगे। दिवाकरन जो है इनको याद कर सकते हो कि दीव या दिया, ऊपर का हमारा सिक्किम ही दिखाएगा, है ना? चाइना के साथ लगी हुई सीमा है, 2-2 देशों के साथ बल्कि 3 देशों के साथ लगी हुई सीमा है सिक्किम की। भूटान है इधर, इधर नेपाल है, उधर चाइना है। तो दिया दिखाता है एक तरह से ये पूरे देश को हमारे, तो यहाँ से ये बिलॉन्ग करते हैं, तो ये याद कर सकते हो, ठीक है? तो हम ये कह सकते हैं कि क्या-क्या मतलब यही बात है कि ये इम्पीचमेंट कभी पारित ही नहीं हुआ, किसी भी जज के खिलाफ। वो इसीलिए नहीं हुआ, मैंने बताया इस्तीफ़ा पहले दे दिया गया। लेकिन इसके साथ एक चीज़ ध्यान रखने की बात और भी है, अभी जो ताज़ा प्रकरण चल रहा है, जस्टिस वर्मा, ठीक है? जिनके घर से 15 करोड़ सो कॉल्ड 15 करोड़ के जो नोट हैं, वो जल गए थे। तो ठीक है, ये लाइमलाइट में आया था और इनसे भी इस्तीफ़ा माँगा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, बट इन्होंने अभी तक इस्तीफ़ा नहीं दिया है। तो ये हो सकता है कि सरकार इनके खिलाफ इम्पीचमेंट की प्रक्रिया शुरू कर दे। अब बात होती है आर्टिकल 129 जो कि बात करता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कि न्यायपालिका की अवमानना, ठीक है?
तो अवमानना करना अपराध है। न्यायपालिका की कोई भी अवमानना नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता, ना कोई इंस्टीट्यूशन, ठीक है, ना कोई इंडिविजुअल। दोनों में से कोई भी कोर्ट की अवमानना नहीं कर सकता। हालांकि कोर्ट की जो अवमानना है, इसकी जो परिभाषा है वो संविधान में कहीं पर भी नहीं है कि किस चीज को अवमानना माना जाएगा। उसके फैसले को ना मानना माना जाएगा, या भाई कोई उनका मजाक या आलोचना कर रहा है जज की या जजमेंट की, उसको माना जाएगा। तो ये कहीं पर भी मेंशन नहीं है। तो इसलिए 1971 में एक एक्ट आता है जो कि बात करता है सिविल और क्रिमिनल केसेस में, दोनों ही स्थितियों में अगर अवमानना हुई तो 6 माह या 2,000 रुपए का जुर्माना या फिर दोनों चीजें हो सकती है। तो ये एक पनिशमेंट जो है वो प्रोवाइड करता है आर्टिकल 1970, सॉरी एक्ट 1971। ठीक है, पनिशमेंट इसके अंदर निर्धारित है। ओके, फिर बात करते हैं कोड ऑफ रिकॉर्ड। कोड ऑफ रिकॉर्ड आपने सुना होगा, आर्टिकल 129 बेसिकली अभिलेखन से रिलेटेड है। हम याद भी इसको ऐसे ही रखते हैं कि 129 मतलब अभिलेखन। अभिलेखन का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट पास कर दी है, तो जो लोअर कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स हो, चाहे वो सेशन कोर्ट्स हो या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो, इन सब को उसी के हिसाब से चलना है। ये एक तरह से नज़ीर हो जाता है, ठीक है, कि कोई भी मुकदमा होगा, अगर इन्होंने कोई भी फैसला दिया है किसी भी लोग के खिलाफ, जैसे मान लो सक्सेशन एक्ट है, उसके लिए इन्होंने कोई भी जजमेंट दिया है, तो हाई कोर्ट में कोई मामला आता है सक्सेशन का, या उसको कहते हैं जो अधिकार का एक्ट है ये, प्रॉपर्टी का, स्पेशली प्रॉपर्टी राइट का एक्ट है, या जो वंश एक से दूसरे को, जब वंश दूसरे वंश तक ये ट्रांसफर होती है प्रॉपर्टी, उससे रिलेटेड एक्ट है सक्सेशन एक्ट। तो हाई कोर्ट के सामने कोई ऐसा मुकदमा आता है जो सिमिलर है, जो सुप्रीम कोर्ट पहले से ही जजमेंट दे चुका है, तो हाई कोर्ट को उसी राह पर चलकर ही अपना जजमेंट पास करना है। ठीक है, इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट को भी सुप्रीम कोर्ट के ही रास्ते पर चलकर जजमेंट देना है। ठीक है, इसीलिए अभिलेख न्यायालय इसको कहा गया है। अब अभिलेख यानी कि जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है उसकी ना तो आलोचना हो सकती है ना समीक्षा हो सकती है। ठीक है, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट खुद ही अपनी समीक्षा नहीं करता। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट भी समीक्षा करता है, रिव्यू करता है अपने जजमेंट्स का। ठीक है, तो जब कई बार ऐसा होता है तो जो बेंचेस होती है, जैसे आपने गोलकनाथ का भी सुना होगा। गोलकनाथ में बेंच कितने का था, आई थिंक 7 का था, और उसके बाद जब केशवानंदन भारती था उसमें 13 जजेस की बेंच थी, इसीलिए वो बड़ी बेंच थी, इसीलिए ओवरकम किया इसको, है ना। सुप्रीम कोर्ट की बेंचेस थे दोनों, लेकिन यहाँ पे 7 जजेस की बेंच थी गोलकनाथ में, और यहाँ पर 13 की थी। तो कहने का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट भी अपने फैसले को तभी बदल सकता है जब उससे हायर या नंबर ऑफ जजेस बेंच में ज्यादा हो। आई होप आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद बात आती है आर्टिकल 130 की। आर्टिकल 130 बात करता है कि सुप्रीम कोर्ट किस स्थान पर कार्य करेगा। तो फिलहाल जो सुप्रीम कोर्ट की जगह है जहां पर सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश्ड है वो है नई दिल्ली। हालांकि सीजेआई जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो जगह को बदल सकते हैं, लेकिन विद द परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट। तो अगर वो कल को चाहे कि भाई मुंबई शिफ्ट करना है हमें सुप्रीम कोर्ट, तो प्रेसिडेंट की अनुमति अनिवार्य हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल 131। आर्टिकल 131 बात करता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, यानी कि डायरेक्ट जो सुप्रीम कोर्ट के पास मुकदमे जा सकते हैं, तो वो कौन कौन से जा सकते हैं। एक तो सेंटर वर्सेस स्टेट, ठीक है, और एक स्टेट वर्सेस स्टेट, ठीक है, और एक सेंटर प्लस स्टेट वर्सेस स्टेट्स या अदर स्टेट्स। यानी कि ध्यान रखने वाली बात है, एक स्टेट दूसरे के खिलाफ होगी या तो, ठीक है, या सेंटर खिलाफ होगा एक किसी भी स्टेट के, या सेंटर खिलाफ होगा कई स्टेट्स के, एक ही बात है ये। ठीक है, तो ऐसी स्थितियों में डायरेक्ट ये किसी हाई कोर्ट में नहीं जा सकते। जाए मतलब ये लॉजिक की बात है, एक हाई कोर्ट कैसे इसको मेंशन करेगा कि ये उसका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, क्योंकि हाई कोर्ट तो मान लो 2 स्टेट है, एक यहाँ पे गुजरात की स्टेट है, ठीक है, ये गुजरात है, और ये यहाँ पर मान लेते चलो राजस्थान। ये गुजरात और राजस्थान के बीच की मान लो नर्मदा नदी के पानी की, या इसके ऊपर जो बांध है उसकी बात हो रही है।
यहाँ पे महाराष्ट्र कर देते हैं, गुजरात और महाराष्ट्र नर्मदा नदी के ऊपर, ठीक है इधर। तो अब यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, मान लो तो चलिए ये भी नहीं करते हैं, नदियों का नहीं करते हैं, नदियों का तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार है, ठीक है, अपवाद है वो तो। अब हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल की जो दो राज्य हैं, मान लो अभी गुजरात की और महाराष्ट्र की ही बात की जाए, उनके बीच में कोई एक प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, मान लो सीमा विवाद ही है, सीमा विवाद, ठीक है, दोनों के बीच में कोई गांव है, वो दोनों की पेरिफेरी पर आ रहा है, तो महाराष्ट्र कह रहा है ये हमारा गांव है, गुजरात कह रहा है ये हमारा, तो ऐसी सिचुएशन में सफर कौन कर रहा है, वो गांव वाले लोग कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि कहाँ पर उनका जुरिस्डिक्शन है, तो ऐसी स्थिति में दोनों सुप्रीम कोर्ट ही जाएंगे ना, क्योंकि अगर गुजरात हाई कोर्ट में जाए, गुजरात अपने हाई कोर्ट में लेकर गया गुजरात हाई कोर्ट में, तो महाराष्ट्र क्यों आएगा इनके हाई कोर्ट में? नहीं आएगा ना, महाराष्ट्र कहेगा "हाँ, आप आइए हमारे कोर्ट में, महाराष्ट्र हाई कोर्ट में आइए आप, मुंबई हाई कोर्ट में, है ना"। तो गुजरात और मुंबई हाई कोर्ट के बीच में रशाकसी हो जाएगी, दोनों अपने अपने क्षेत्र की बात करेंगे, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में जाएगा इस तरह का मामला। आई होप आपको समझ में आ गया कि ये डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में स्टेट वर्सेस स्टेट क्यों जा रहा है, ठीक है, और सेंटर वर्सेस स्टेट तो जाएगा ही, ठीक है, क्योंकि सेंटर की बात हो रही है किसी हाई कोर्ट में, तो ये सोल्व हो नहीं सकता। तो ये इनका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, हालांकि इसमें कुछ अपवाद भी है कि डायरेक्ट जो सुप्रीम कोर्ट में मेंशन होंगे ये वो वाले मुकदमे हैं, वो कौन कौन से हैं, वो है सबसे पहला अंतर्राज्यीय नदी जल बंटवारा, ठीक है, या विवाद है, जो भी है ये डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में इनिशिएट होगा, ये भी इन्हीं का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट का। उसके बाद है अन्य जो कई सारे कानून है जिसमें कि स्टेट्स इन्वॉल्व है, ठीक है, जिसमें कि एक से ज्यादा स्टेट्स इन्वॉल्व है, तो वो सारे मामले भी सुप्रीम कोर्ट ही हैंडल करेगा, जैसे कि जीएसटी, मुआवजा की बात होगी यानी कि कंपनसेशन की बात होगी, ये भी सुप्रीम कोर्ट कैटर करेगा, ठीक है, वित्त और व्यापार से रिलेटेड भी सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट आ जाता है वो आ जाता है प्री कॉन्स्टिट्यूशन एग्रीमेंट। इसका मतलब है कि भाई हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जब बना, यानी कि 1946 को हमने 26 नवंबर को अ, ये 9 नवंबर को, सॉरी 9 दिसंबर को, 9 दिसंबर को स्टार्ट हुआ था प्रोसेस, और ये हुआ था 1949 में कंप्लीट, 26 नवंबर 1949 में, ठीक है, तो लेकिन इम्प्लीमेंट कब हुआ, ये 26 जनवरी 1950 में हुआ, ठीक है, तो यानी कि इससे पहले जितनी भी बातें थी, जो ऑलरेडी जो कानून चल रहे थे, जो भी कानून एक्ट बने थे, चाहे वो ब्रिटिश रूल में बने हो, ठीक है, या ब्रिटिश रूल के बाद बने हों, जो इस टाइम पीरियड में, तो उनकी जो व्याख्या है उसको करने का जो अधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट को ही है, ठीक है। हालांकि आप ये कह सकते हो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही इम्प्लीमेंट हुआ उसके बाद ये तो ऑटोमेटिकली खत्म हो गई, नहीं ऐसा नहीं है, जैसे कि सीआरपीसी की बहुत सारी धाराएं हैं, ये पुराना ही है ना, सीआरपीसी पुराना था, तो वो अभी तक चल रही थी, और इसके अलावा जो पेनल इंडियन पीनल कोड आईपीसी की धाराएं वो चल रही थी, इसके अलावा बहुत सारे और भी छोटे मोटे कानून हैं जो चल रहे होते हैं, लेकिन वो खत्म नहीं हुए, जब तक खत्म नहीं होते हैं वो, जब तक कि उनके खिलाफ या उनको मेंशन करके दूसरे कानून नहीं बनाए जा सकते या नहीं बनाए गए हों, तो ऐसे सिचुएशन में वो ऑटोमेटिकली चल रहे होते हैं, तो उनकी इंटरप्रिटेशन कौन करेगा ऐसे कानूनों की, वो सुप्रीम कोर्ट करेगा अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो। आई होप आपको समझ आ गया। उसके बाद जो आर्टिकल 131 का सेकंड पार्ट, एक तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, दूसरा है अपील या अधिकारिता, यानी कि अपील में कौन कौन जा सकता है, भाई एक तो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जा सकते हैं, एक होता है इनडायरेक्ट जा सकते हैं, अपील के थ्रू जा सकते हैं। तो आर्टिकल 132 बात करते हैं जो संवैधानिक जो अ, अ, विवाद है, ठीक है, जो संविधान से संबंधित विवाद है वो आर्टिकल 132 के अंडर आएंगे। आर्टिकल 133 में जो सिविल विवाद है वो आएंगे, ठीक है। इसके अलावा यानी कि दीवानी विवाद, दीवानी मुकदमे, ठीक है, और ये आर्टिकल 134 के अंतर्गत आएंगे फौजदारी, यानी कि क्रिमिनल विवाद मुकदमे, ठीक है, वो इसके अंदर आएंगे, तो ये याद रखना 132 133 134, पहले संवैधानिक फिर सिविल फिर क्रिमिनल, और इनको अपील करने का अधिकार सिर्फ हाई कोर्ट को है, ठीक है। भाई सुप्रीम कोर्ट से नीचे कौन सा कोर्ट आएगा, हायरार्की है ना, देखो यहाँ पर बहुत सारे हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स बहुत सारे हैं, ये कोई भी मुकदमा यहाँ से कोई भी जजमेंट पास होता है इसके खिलाफ जो अपील हो सकती है वो हाई कोर्ट्स में होगी, ठीक है, हाई कोर्ट्स में, देन हाई कोर्ट्स में जो मुकदमा फिर यहाँ से अपील होकर जाएगा सुप्रीम कोर्ट में,
ठीक है। आई होप आपको अपील या अधिकारिता के बारे में समझ आ गया होगा। तो ओनली तो सुप्रीम कोर्ट के पास कौन जा सकता है? हाई कोर्ट जा सकता है। डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। सुप्रीम कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कोई भी मुकदमा सौंप सकता है या संदेश दे सकता है या ऑर्डर दे सकता है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को नहीं, इवन अपील भी नहीं कर सकता डायरेक्ट। वो पहले हाई कोर्ट के पास अपील होगी, उसके बाद हाई कोर्ट से अपील जाएगी सुप्रीम कोर्ट के पास। आई होप आपको समझ आ गया होगा। और अपील ऐसे ही नहीं कि कोई भी गया और किसी ने कभी हाई कोर्ट से मुकदमा हार गए हैं, अब हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ना चाहते हैं, नहीं। हाई कोर्ट उसके लिए प्रमाण पत्र देगा कि भाई हाँ, मैंने जो फैसला दिया है, आप इसके खिलाफ जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। अब यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि जो यूएस में है, सुप्रीम कोर्ट में जो अपील की जा सकती है सिर्फ संवैधानिक मामलों में ही की जा सकती है। यानी कि दीवानी और फौजदारी विवाद अगर है तो वो सुप्रीम कोर्ट में उनकी अपील नहीं हो सकती है। ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसके बाद हम थोड़ा सा हल्का सा ज्ञान यहाँ से अर्जित कर लेते हैं जुडिशियल रिव्यू। इसके लिए मैं एक एक्स्ट्रा क्लास लेकर आऊंगी अलग से, जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक समीक्षा के ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से कई बार बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हर एग्जाम में मिल जाएंगे आपको। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है सब्जेक्टिव वाइज भी, और यूपीएससी और पीसीएस के सब्जेक्टिव पार्ट के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आजकल तो जुडिशियल रिव्यू और भी इम्पोर्टेंट है, हालांकि ये हमेशा एक हॉट टॉपिक रहा है। एनीवेज, तो थोड़ा सा एक बार टच करके निकल जाते हैं। ठीक है। जुडिशियल रिव्यू जो है वो संविधान में ये शब्द नहीं मेंशन्ड है हमारे में। ठीक है। आर्टिकल 13 और 32 में व्यवस्था है इसकी, मतलब डायरेक्ट ये वर्ड यूज नहीं हो रखा जुडिशियल रिव्यू, बट इसका मतलब यानी कि इसकी इंटरप्रिटेशन वही है सेम जो जुडिशियल रिव्यू की है। ठीक है। यूएसए से हमने इसको आत्मसात किया है, यानी कि यूएसए में ये चलन में है। ठीक है। वहाँ पर ये इसके ऊपर वहाँ के सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार है, तो वहीं से हमने अडोप्ट किया है, क्योंकि हमने सारी अच्छी अच्छी बातें अडोप्ट की है अपने संविधान में, तो हमने यूएसए से ये लिया है। ठीक है। अब बात आती है आर्टिकल 135 की। 135 बात करता है फेडरल कोर्ट की शक्तियाँ सुप्रीम कोर्ट को मिली। तो यानी कि जो फेडरल चीज़ें हैं, फेडरल यानी कि संघात्मक। ठीक है। तो जो संघ से रिलेटेड जितने भी कोर्ट्स हैं, उन सबकी शक्तियाँ सुप्रीम कोर्ट के पास ऑटोमेटिकली है। ठीक है। आई होप इसमें सिर्फ यही याद रखना है, इससे ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। मैं बिल्कुल क्रक्स पार्ट लेकर आती हूँ, कुछ फालतू नहीं लेकर आती हूँ। जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसी के नोट्स बनाए हुए हैं, ये नोट्स हैं। आप इनको एज इट इज़ डाल सकते हो, व्याख्या आप सुन लो एक दो बार, आपको याद हो जाएंगे हमेशा के लिए। फिर है आर्टिकल 136। 136 विशेष अनुमति याचिका की बात करता है, यानी कि ये स्पेशल पिटिशंस होती हैं, इसके लिए अनुमति ली जाती है। तो अनुमति ये सुप्रीम कोर्ट जो है वो किसी को भी दे सकता है किसी भी केस में। मैंने बताया था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को वो ऑर्डर दे सकता है, सेशन कोर्ट को भी दे सकता है, हाई कोर्ट को भी दे सकता है। और वो मुकदमा चाहे वो किसी भी स्टेज पे हो, चाहे वो फर्स्ट स्टेज हो, सेकंड स्टेज हो, चाहे वो लास्ट फाइनल स्टेज हो उस मुकदमे की, तो उस स्थिति में भी वो बुला सकता है अपने पास। ठीक है। किसी भी कोर्ट से किसी भी स्टेज पे, और कोई भी केस हो सकता है, चाहे वो सिविल हो, चाहे वो क्रिमिनल हो। ठीक है। या फिर वो संवैधानिक, कोई भी किसी भी तरह का मुकदमा हो, वो अपने पास सुप्रीम कोर्ट स्पेशल अनुमति याचिका के थ्रू अगर किसी ने डाली है तो मंगा सकता है। अपवाद यहाँ पर है कि जो सैन्य न्यायालय है, यानी कि जैसे कि कोर्ट मार्शल है। ठीक है। तो ये किसका विशेषाधिकार है यहाँ पर? जो सैन्य न्यायालय है उनका है। तो उन केसेस को सुप्रीम कोर्ट नहीं अपने पास मंगवा सकता है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। उसके बाद है आर्टिकल 137। जो 137 है वो जुडिशियल रिव्यू की बात करता है। ठीक है। रिव्यू यानी कि समीक्षा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जितने भी निर्णय दिए हैं अभी तक, उसको समीक्षा करने की उनको शक्ति है। ठीक है। तो समीक्षा से वो हटा भी सकते हैं उसको कि ये गलत हो गया, इसको इस तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं हम दोबारा से, तो आप इस तरह से मानिए इस बात को। तो इस तरह का रिव्यू अपने आदेशों के, अपने निर्णयों के विरुद्ध समीक्षा करने का अधिकार आर्टिकल 137 सुप्रीम कोर्ट को देता है। कई बार होती है ना भाई, गलतियां हो जाती है, संदर्भ अलग हो जाते हैं, सिचुएशंस अलग हो जाती है, तो रिव्यू करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। ये एक तरह से पॉजिटिव इंडिकेशन है हमारा, हमारे कोर्ट का, कि भाई गलतियां, कई बार क्या होता है, जैसे अगर हम इंडिविजुअली भी देखते हैं तो हमसे गलतियां होती है, हमारा मन कह रहा होता है गलत है गलत है, हम सामने वाले को लेकिन जाके कि हम कमजोर साबित हो जाएंगे, हम नहीं डर के मारे कह पाते, या हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती है। लेकिन अगर हम इसका सकारात्मक रूप देखें कि अगर हम अपनी गलती मान ले, तो जिस दिन मान ली तो उसी तरफ सुधार की तरफ हम बढ़ जाएंगे। है ना भाई, गलती हो गई,
अब दोबारा से वो गलती लगातार ना हो, इसके लिए ज़रूरी है पहले गलती को मान लेना, एक्सेप्ट कर लेना। तो यही चीज़ यहाँ पर है, सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट कर लेता है अपनी गलती को समीक्षा करके और फिर उसको रेक्टिफ़ाई कर लेता है। एक तरह से त्रुटि सुधार और जनता को एक सकारात्मकता न्यायपालिका की तरफ एक मतलब एक तरह से पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा दिखाता है कि देखिए हमारी जो न्यायपालिका है वो कितनी सही दिशा में जा रही है, तो आप उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो। आपके जितने भी पक्ष हैं उनको सही तरह से सुना जाएगा। अगर आप सही हैं तो आपको न्याय मिलेगा यहाँ आगे, ठीक है? तो एक तरह से वो अपने आप को प्यूरिफाई करता है ऐसी अ, रिव्यू के द्वारा, ठीक है? उसके बाद बात आती है आर्टिकल 138 की। तो आर्टिकल 138 जो अधिकार है सुप्रीम कोर्ट का भी जो जितना भी मेंशन्ड है, जितना भी अधिकार है, तो उस क्षेत्र को बढ़ा सकता है संसद, ठीक है? कैसे? कोई भी विधि बनाकर। तो जैसे कि अगर इसका एग्जांपल लिया जाए तो जो संघ सूची के जो विषय हैं अभी जो भी संघ सूची के विषय हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट का कई विषयों में अधिकार नहीं है, उसमें सिर्फ संसद का अधिकार है। तो संसद चाहे तो उसमें आधिकारिकता सुप्रीम कोर्ट को दे सकती है, विधि के द्वारा, ठीक है? तो इससे ये पता लगता है कि दोनों में कार्यपालिका में और न्यायपालिका में कोई लड़ाई नहीं है बल्कि जनता इम्पोर्टेंट है। तो जनता के लिए उसका इंटरप्रिटेशन ज़रूरी था किसी भी कानून का, तो उन्होंने न्यायपालिका को ये शक्ति दे दी है, ठीक है? फिर बात आती है आर्टिकल 139 की। आर्टिकल 139 रिट के बारे में बात करता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है आर्टिकल 139 रिट की बात तो करता है, लेकिन जो अनुच्छेद 32 है सिर्फ उन्हीं रिट्स की बात नहीं, उन्हीं संदर्भों की बात नहीं करता। देखिए आर्टिकल 32 में सिर्फ जो मौलिक अधिकार है, अगर उनका हनन हुआ है तभी रिट जारी हो सकती है। लेकिन आर्टिकल 139 बात करता है सिर्फ मौलिक अधिकार नहीं, कोई अन्य अधिकार भी है। वो कानूनी भी हो सकता है, वो संवैधानिक भी हो सकता है। तो ऐसे जो अधिकार है अगर उनका भी आपका हनन हुआ है तो उसके मामले में रिट जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 139 के अंडर। तो ये हमें दिखाता है कि हमारा जो संविधान है वो काफी फ्लेक्सिबल है, ठीक है ना? रिजिड नहीं है, सिर्फ मौलिक अधिकारों तक ही सीमित नहीं है रिट, बल्कि अन्य जो अधिकार है अगर इम्पोर्टेंट लगता है सुप्रीम कोर्ट को कि इनके लिए भी रिट जारी की जा सकती है तो वो फ्लेक्सिबल है काफ़ी। तो यहाँ पर 139 के अंडर वो रिट जारी कर सकते हैं। अब बात आती है आर्टिकल 140 की। देखिए 140 सहायक शक्तियाँ मिलती है जो संविधान द्वारा पहले से जो मिली हुई है वो तो है ही, उसके अलावा जो उसी संदर्भ में सहायक शक्तियाँ हो सकती हैं, ठीक है? जैसे मान लो संविधान में स्टेट वर्सेस स्टेट की है, ठीक है? स्टेट वर्सेस स्टेट की है। तो ऐसी स्थिति में इसी को अभी तो जैसे एक और चीज़ भी है, नदी जल बँटवारा, ये संविधान ने दिया है, ठीक है? ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आता है, ठीक है? अब इसी की सहायक देखिए न देखना, ये नदी जल बँटवारा जो है यानी कि जल से रिलेटेड है, तो जल से रिलेटेड और भी चीज़ें, और भी संदर्भ जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग इम्पोर्टेंट है, ठीक है? उसके बाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इम्पोर्टेंट है। वाटर से रिलेटेड कोई एक्ट आया है उसकी इंटरप्रिटेशन या उससे रिगार्डिंग यानी कि यहाँ पर जल का ऑलरेडी दिया हुआ है, उससे रिगार्डिंग जल से ही ये एक तरह से सहायक है, यानी कि सेम बिल्कुल सेम यही पैटर्न सॉरी सेम यही कंटेंट है दोनों कानूनों का या दोनों संदर्भों का। मैं समझा नहीं पा रही हूँ शायद, आप आई थिंक जो बात है वो समझ गए होंगे कि संविधान से पहले से जो उनको शक्तियाँ प्राप्त है सुप्रीम कोर्ट को, उसी से संबंधित और भी शक्तियाँ जिससे कि और ज़्यादा एम्पावर हो जाए सुप्रीम कोर्ट और अच्छे से इंटरप्रिटेशन और अच्छे से वो अपनी न्याय शक्ति को बढ़ा पाए, तो इसके लिए संसद उस उनकी शक्तियों को सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को बढ़ा सकती है, ठीक है? एक्ट के द्वारा या लॉ के द्वारा, ठीक है? आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। ऐसा इसलिए भी ज़रूरी है कि न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है वो बनी रहे। ऐसा ना हो कि सीमित शक्तियाँ ही जैसी 1940 या 1950 के टाइम थी वो 2025 में भी सेम है। भई स्थितियाँ बदल रही है ना, परिस्थितियाँ बदल रही है ना, तो परिस्थितियों के अकॉर्डिंग ज़रूरतें बढ़ रही है। तो ज़रूरतें बदल रही है, बढ़ रही है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट की भी शक्तियाँ जो है वो बदलनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, है ना? तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता तभी बनी रहेगी जब उनको एक डायनामिक
रूप में देखा जाएगा, यानी कि एक गतिशीलता बनी रहेगी उनकी शक्तियों में, ठीक है। उसके बाद ये इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है, निष्पक्ष और प्रभावी न्याय को बनाना है या न्याय को एक पारदर्शिता या जवाबदेही के स्वरूप तक पहुँचाना है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में भी ज़रूरी है कि शक्तियों को बढ़ाया जाए संसद द्वारा। तो ये समय-समय पर होता रहता है और जिससे कि जो लोगों का विश्वास है, लोगों का जो विश्वास है वो न्याय प्रशासन पर बना रहे। तो बना ही ना रहे बल्कि बढ़े, ठीक है? तो ये दायित्व हो जाता है सरकार का भी और न्यायपालिका भी। सरकार दायित्व पूरा करती है सुप्रीम कोर्ट को शक्तियाँ प्रदान करके, और सुप्रीम कोर्ट न्याय प्रदान करके लोगों का भला करता है या लोगों के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करता है अच्छे से। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी, मेरी इंटरप्रिटेशन सही लगी होगी। तो आज की क्लास गाइस यहाँ तक ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और मैं आपको बता ही रही हूँ जैसे कि अगर आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखी है तो प्लीज़ आप चैनल पर जाइए और प्लेलिस्ट बनाई हुई है, और इनमें जो अभी रीसेंट क्लासेस हैं वो इसमें ऐड ऑन हो जाएगी। और आप, अगर आपको पसंद है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। देखिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर आपको पसंद है तो, ठीक है। लाइक भी कर लीजिए अगर आपको पसंद है तो, और मन कर रहा है तो शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। थोड़ा सा तो इतना कर ही सकते हो ना, अगर आपको बेनिफिट हो रहा है। बेनिफिट नहीं हो रहा है तो फिर तो जाए भाड़ में क्लास, फिर तो क्या ही है। लेकिन अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इन तीनों चीज़ों में से एक तो ज़रूर कर दीजिए, नहीं तो तीनों भी कर सकते हो, आपकी चॉइस। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं विद आर्टिकल 141 टू 147 तो हम करेंगे ही सुप्रीम कोर्ट, और अगर टाइम मिला तो इससे नेक्स्ट 148 भी कर लेंगे सीएजी, ठीक है। हालाँकि मैं 151 तक इसको कवर करना चाहती हूँ, पार्ट 5 को कंप्लीट करने की कोशिश रहेगी हमारी नेक्स्ट क्लास में। चलिए अभी के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।